नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो अपने इस खास प्रोग्राम के थ्रू हम हर रोज़ और हर बार अलग अलग विषय विशेषज्ञों के साथ में आते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। आपके हेल्थ को लेकर हम विस्तार से डिस्कशन करते हैं कि क्या कुछ बीमारी है, उसे क्योर कैसे किया जा सकता है और उसे खुद को उस बीमारी से अवेयर कैसे रख सकते हैं। और इसी बीच आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैंसर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ NHMMI हॉस्पिटल रायपुर में, जहाँ पर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र पटेल जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र पटेल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ NHMMI हॉस्पिटल में अभी पदस्थ हूँ। जी थैंक यू। राजेंद्र जी, कैंसर को लेकर क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम का मकसद भी हमारा यही है कि लोगों को कैंसर से अवेयर रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कैंसर को समझ नहीं पाते हैं। कई बार लोग इसे नज़रअंदाज कर जाते हैं और यही वजह होती है कि उनकी जान भी चली जाती है। कैंसर को कहीं ना कहीं एक साइलेंट किलर के रूप में भी देखा जाता है। आप क्या कहेंगे, क्या है कैंसर और क्यों ये हो जाता है और लोग क्यों इसे नज़रअंदाज कर जाते हैं, क्यों इसे समझ नहीं पाते हैं कि ये एक कैंसर है और बहुत घातक बीमारी है? कैंसर एक्चुअली हमारे शरीर के ही कुछ कोशिकाएं होती हैं। जैसे एक उदाहरण से समझाऊँ मैं, तो हर कोशिका का एक डिवाइड करने का या ग्रोथ करने का एक स्पीड होता है, एक गति होती है। कि जैसे सपोज़ एग्जांपल के तौर पर एक कोशिका सपोज़ एक दिन में एक बार डिवाइड होती है। तो जो कैंसर सेल होते हैं वो यही इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं ऐसी हो जाती हैं जो अनियंत्रित गति से ग्रो करना चालू कर देती हैं, बढ़ना चालू कर देती हैं। और जो बढ़ना चालू करती हैं तो ये सेल्स एबनॉर्मल होती हैं। जैसे नॉर्मल फंक्शनिंग होता है सेल का, उस प्रकार की कोशिकाएं ना होकर ये एबनॉर्मल सेल होती हैं। और इनमें जो इनका जो फंक्शन होना चाहिए, एक नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, वो ना होके इनका कोई फंक्शन ही नहीं रहता, ये मान सकते हैं हम लोग। और ये धीरे धीरे तो एक जगह से चालू होती हैं, फिर वो बढ़ना चालू करती हैं उसी जगह पे। उसके बाद जब ये एक लिमिट के बाद क्रॉस कर जाती हैं तो फिर ये ब्लड स्ट्रीम में भी आ जाती हैं। और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ब्लड के थ्रू ये पूरे शरीर में हमारे फैल जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों में जो देखा गया है कि वो अगर शुरुआती लक्षण को नज़रअंदाज करते हैं तो यही ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब वो फैल जाता है तो फिर लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद उनको पता चलता है, इलाज कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच चुका होता है। उसका इलाज करने के बाद भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसके कारण लोग इससे ज़्यादातर डरते हैं कि ख़तरनाक होता है। और कई चीज़ें रहती हैं जो इसकी ग्रोथ को और इसके स्टेज को प्रभावित करती हैं, इसके इलाज को प्रभावित करती हैं। उसमें हमारा फैक्टर भी है, उसमें कैंसर का खुद का फैक्टर भी है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ऐसा समझा जा सकता है कि कैंसर को लोग कई बार नज़रअंदाज भी करते हैं और कई बार लापरवाही भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ों को खुद ही, उस बीमारी को वो बुलावा देते हैं और बढ़ावा देते हैं और यही वजह होती है कि इसका परिणाम उन्हें खुद आगे चलकर भुगतना पड़ता है। कैंसर क्या है सर, ये तो हमने आपसे समझ लिया है कि क्यों और कैसे हो जाता है, ये भी हमने आपसे जाना है। आगे आपसे ये समझ लेते हैं, आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो ये कितना कारगर है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है कैंसर के लिए? क्योंकि अक्सर आम भाषा में या अमूमन ये देखा जाता है कि कीमोथेरेपी ही, अगर कैंसर की बीमारी का जिक्र होता है तो कीमोथेरेपी ही एक इलाज के तौर पर सामने आती है, लेकिन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में ये कैसे रोल प्ले करता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए? कैंसर के इलाज में जो मुख्य रूप से तो 3 धाराएं हैं, जैसे सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है। तो रेडिएशन उनमें से एक प्रमुख धारा है, इलाज की एक प्रमुख पद्धति है। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को रेडिएशन मतलब जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे हम जैसे किसी हड्डी की जांच कराते हैं, कभी फ्रैक्चर हो गया तो एक्सरे कराते हैं, तो वही एक्सरे रेडिएशन पद्धति में हम इलाज के तौर पर यूज़ करते हैं। जो एक्सरे जांच के लिए होता है, सीटी स्कैन में भी एक एक्सरे जैसा ही पद्धति होता है जो जांच में काम आती है। तो उसमें और इसमें अंतर ये होता है कि जो एक्सरे और सीटी स्कैन वाला एक्सरे होता है उसकी एनर्जी बहुत कम रहती है, और जो इलाज वाली जो हम लोग यूज़ करते हैं इलाज करने के लिए कैंसर की, उसका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रहता है, मेगा वोल्टेज के रेंज में रहता है। तो फिर ये कैंसर को ठीक करने में हमारी बहुत मदद करता है। और एक तरह से ये पेनलेस ट्रीटमेंट है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है ट्रीटमेंट के दौरान।
तो ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। कई बार हम ऐसे जगह पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं जहाँ पे सर्जन्स भी उनको पहुँचने में डिफ़िकल्टी होती है, तो पेनलेस भी है और इजीली असेसिबल भी हो जाता है, जो साइट इजीली सर्जिकल के थ्रू असेसिबल नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि कई बार जो लोगों के मन में डर घर कर जाता है कि अगर कैंसर है, और यही वजह है कि वो लंबे समय तक इसे नज़रअंदाज भी करते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सोचकर। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, और जिस प्रकार से सर ने अभी बताया है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और पेनलेस इसका पूरा जो प्रोसीजर होता है ट्रीटमेंट का, वो यहाँ पर होता है। चलिए, ट्रीटमेंट और कैंसर क्या है ये तो हमने अब समझ लिया है। अब कैंसर को ही लेकर विस्तार से एक-एक करके सर आपसे समझ लेते हैं कि क्या है, किन को होता है, कैसे हो जाता है और इसका क्योर कैसे किया जा सकता है, ये भी हम आपसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि कैंसर में एक अमूमन ये देखा जाता है कि इसके कोई एज फैक्टर नहीं है। ये छोटे बच्चों को भी हो जाता है और बड़े बुजुर्गों को भी हो जाता है। तो इस पे डिफरेंशिएट कैसे किया जाए और क्यों ये ऐसी स्थिति आजकल देखने को मिल रही है? जनरली जो छोटे बच्चों में होता है वो मोस्टली कई बार जेनेटिक फैक्टर्स के कारण ज़्यादातर होते हैं। जेनेटिक फैक्टर में जैसे म्यूटेशन हो गया, जीन में म्यूटेशन क्या होता है, जीन में हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। वो हो सकता है जन्म के पहले से हो या जन्म के दौरान हो, या शुरुआती जो क्या बोलते हैं, बच्चा या जब कम उम्र का रहता है उस टाइम किसी कार्सिनोजन का एक्सपोजर हुआ हो, तो उस समय जीन में म्यूटेशन होने के कारण बच्चों में ज़्यादातर होता है। और बड़ों की बात करें हम या बुजुर्गों की बात करें तो उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि कार्सिनोजन मतलब जो कैंसर कराने वाले तत्व हैं उनके कारण उनमें ज़्यादातर होता है, जो बड़ों में होता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं बड़ों में, बट कंपेयर टू कार्सिनोजन वो कम रहते हैं। लेकिन इससे ये समझा जा सकता है कि कैंसर को सिर्फ यही कह देना कि इस पर्टिकुलर एज के बाद ही किसी को कैंसर होता है, तो ये भी गलत होगा। हाँ, क्योंकि ये आजकल गलत है। किसी को भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम भी, जब 7 दिन का होता है या महीने भर का होता है, उस टाइप के पेशेंट भी देखे हैं हम लोगों ने। और 70-80 साल 90 साल तक के उम्र में भी हम लोगों ने कैंसर को डायग्नोस किया है। क्योंकि एज फैक्टर की बात हुई है सर, तो आपसे ये भी समझ लेते हैं कि आपके पास में किस टाइप के केसेस आते हैं कैंसर को लेकर। हमारे पास जो ज़्यादातर केसेस हैं वो मुंह के कैंसर के केसेस हैं, गले के कैंसर के केसेस हैं। महिलाओं में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर और बच्चादानी का कैंसर, इस टाइप के केसेस हमारे पास ज़्यादातर आते हैं। पुरुषों में मुंह का कैंसर ज़्यादातर होता है, गले का होता है, फेफड़े का कैंसर ज़्यादातर होता है। और पुरुष और महिलाएं दोनों को कंबाइन रूप से देखें तो पेट के कैंसर भी काफ़ी कुछ मिलते हैं। एज फैक्टर की जब बात हुई तो हमने ये तो समझ लिया कि महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, बच्चों को भी, किसी को भी ये कैंसर घर कर सकता है। लेकिन अगर आंकड़ों के लिहाज से अगर गौर करें तो डेटा वाइज क्या कहती है आपकी रिपोर्ट कि किनको ज़्यादा कैंसर होता है, या कंपेरेटिवली कौन ज़्यादा कैंसर के घेरे में आता है, मेल या फीमेल? मेल फीमेल में हम देखें तो लगभग दोनों में बराबर है, बट फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। अगर हम ग्लोबोकॉन 2022 का रिपोर्ट देखें तो लगभग 14 से 18 लाख न्यू केसेस हमारे इंडिया में हर साल मिल रहे हैं। ये कैंसर के केसेस 3 से 4% की गति से हर साल बढ़ रहे हैं। और मेल फीमेल का हम देखें, महिला पुरुष का, तो फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आपने अभी बताई सर कि हर साल 14 लाख केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ये वाकई काफ़ी आश्चर्य वाली चीज़ है। एक समय ऐसा था जब कैंसर जैसी कोई चीज़ थी लेकिन बहुत गिने चुने या बहुत कम लोगों को होती थी, लेकिन अभी के दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि ये बहुत कॉमन बीमारी जैसी कुछ हो गई है कैंसर, और ये समस्या बहुत तेज़ी से उभर रही है। इसके पीछे कारण आप क्या समझते हैं या क्या कहते हैं आप, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले ज़माने में भी कैंसर के केसेस होते थे, उनका रेशियो कम था, उनका इंसिडेंस कम था। तो इंसिडेंस कम होने के 2-3 रीज़न थे। पहले उतना ज़्यादा अभी के डेट के कंपैरिजन में पहले के ज़माने में इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतना हम फास्ट फूड का सेवन नहीं करते थे, केमिकल्स और पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ भी कम होता था खाने पीने में। और पहले के ज़माने में क्या था कि डायग्नोसिस भी बहुत कम हो पाता था। एडवांस स्टेज में ही हमको पता चलता था कि पेशेंट को कैंसर है, और कई बार कैंसर का पता ना होते हुए भी पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी। तो ये सारे फैक्टर्स थे पुराने ज़माने में। अभी के ज़माने में हम देखें तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, केमिकल का यूज़ बढ़ रहा है खाने पीने में, पेस्टिसाइड का यूज़ बढ़ रहा है,
जिसके कारण कार्सिनोजन का एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। और कुछ लोग तो मतलब जैसे नशा करते हैं, तंबाकू का नशा करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उनमें टोबैको अल्कोहल जो नशा है, नशीले पदार्थों के कारण भी कैंसर का केसेस बढ़ते जा रहा है। तो यही कारण है कि आज के ज़माने में कार्सिनोजन जो हैं, जो एयर से आते हैं, वाटर से आते हैं, खाने पीने से आते हैं, और जो टोबैको अल्कोहल के सेवन से होता है, तो इन सब चीज़ों के कारण जो है कैंसर के इंसिडेंस अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम्म। कैंसर के केसेस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन कैंसर के टाइप्स की अगर बात करें तो कैंसर में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए या ये देखा जाए कि अमूमन कौन सी ऐसे केसेस हैं जिसमें कैंसर के ज़्यादा टाइप देखने को मिल रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या नज़रिया, आप क्या कहेंगे? कैंसर को हम टाइपिंग करने जाएं तो एक तो साइट के हिसाब से कि कौन से जगह से चालू हो रहा है, उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर जगह के हिसाब से देखें तो जैसे मुंह का कैंसर है, गले का है, स्तन का कैंसर है, लंग का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, बच्चादानी का कैंसर है, तो इन भागों में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम सीवियरिटी या ग्रेडिंग के हिसाब से जाएं कि कौन सा कैंसर खतरनाक है, तो इसको अंग्रेजी में हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में डालते हैं। तो उसमें पैथोलॉजिकल ग्रेडिंग होती है, तो उसके हिसाब से 3 कैटेगरी बनती है। उसके बाद हम इसका स्टेजिंग करते हैं कि कौन सा कैंसर कितना ज़्यादा फैला हुआ है। तो स्टेजिंग के हिसाब से मुख्य तौर पे 4 स्टेज होते हैं, पहला से लेकर चौथा तक। तो पहला स्टेज बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है, और चौथा स्टेज जिसको हम लास्ट स्टेज भी बोलते हैं एक तरह से, जिसमें बीमारी एक तरह से फैल चुकी रहती है। हम्म, बिल्कुल। वैसे तो कैंसर के कई टाइप्स होते हैं और कैंसर के टाइप्स के बेसिस पर ही उसके स्टेजेस जो हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर क्या ये समझा जा सकता है कि 4 स्टेज होते हैं कॉमन तौर पे? कॉमन तौर पे 4 स्टेज होते हैं। जी, बिल्कुल। अगर 4 स्टेज की अगर बात की जाए तो कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज पर लोग उसे अवॉइड कर देते हैं, या फिर इसे डर या लापरवाही, जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही हम ये बात कर रहे थे कि या तो डर की वजह से वो अवॉइड करते हैं या लापरवाही की वजह से उसे अवॉइड कर देते हैं। यही आगे चलकर घातक हो जाता है। क्या ये समझा जा सकता है कि अगर लोग फर्स्ट स्टेज में ही अवेयर हो जाएँ तो क्या इस कैंसर को क्योर किया जा सकता है, इससे लोग बच सकते हैं? बिल्कुल, इसमें अगर हम देखें तो स्टेज वाइज स्टेजिंग करने का पर्पस ही यही था कि कौन सा स्टेज कितना घातक है और उसके इलाज में हमको सक्सेस रेट कितना मिलेगा। तो स्टेज 1 एकदम शुरुआती स्टेज है, जिसमें 90 to 100% का क्योर रेट है। मतलब 100 लोगों में से 90 लोग से लेके 100 लोग आराम से ठीक हो सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं अगर वो स्टेज 1 में है। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेजिंग बढ़ते जाता है, तो चौथे स्टेज तक आते आते ये जो सक्सेस रेट है ये बहुत ही कम हो जाता है। चलिए, डेथ और सक्सेस रेट को लेकर जिक्र आपने किया है सर, तो ये भी समझना चाहेंगे, कैंसर जब किसी को होता है तो लोग यही समझ लेते हैं, अपने जीने की आस छोड़ देते हैं कि कैंसर है यानी कि अब पेशेंट का मरना तय है। ये अमूमन आम तौर पर ये बहुत बेसिक ही माइंडसेट एक हो जाता है। तो क्या ये मिथ है या ये फैक्ट है इसको लेकर, क्योंकि कैंसर से जुड़े बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं? ये एक तरह से मिथ्स भी बोल सकते हो, फैक्ट्स भी बोल सकते हो। पहले ज़माने में इलाज के उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, अगर थे तो हमारे पास आसपास में अवेलेबल नहीं थे। तो जब भी कैंसर होता था तो लोग फिर उसमें इलाज करा ही नहीं पाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। बट आज के डेट में हम देखें तो इलाज एडवांस भी हो चुके हैं और हमारे आसपास में उपलब्ध भी हैं। तो आज के डेट में हम इससे डरेंगे तो ये हमारी लापरवाही ही कही जाएगी, क्योंकि अगर हम स्टेज 1 या 2 में इसका इलाज कराते हैं तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो आज के डेट में हमको इस चीज़ से नहीं डरना है कि कैंसर खतरनाक है। आज के डेट में ये खतरनाक नहीं है। यूथ को लेकर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बताया ओरल कैंसर, ये सब के पीछे की जो मेन वजह होती है वो कहीं ना कहीं अल्कोहल या टोबैको, ये सब के वजह से होती है। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो इसे जानते नहीं हैं, बाकायदा अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसमें वार्निंग लिखी भी रहती है, लेकिन बावजूद इसके लोग उसको लेते हैं, उसका सेवन करते हैं, और इसी के बाद से कई बार ऐसा होता है कि कैंसर उन्हें भी घेर लेती है। तो ऐसे लोगों के लिए और इनके अवेयरनेस के लिए आप क्या कहेंगे? यूथ तो आज के डेट में हम देखें तो सारी के सारी यूथ लगभग पढ़ी लिखी हैं, समझदार भी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं पता है। बस उनको थोड़ा सा मतलब इसके लिए हमको हो सकता है अवेयरनेस हो सकता है कम हो, या हो सकता है खुद से लापरवाही कर रहे हों।
तो हम इसको अवेयरनेस से हम एक तरह से उनको जागरूक करके ही हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। क्योंकि हम जैसे आपने बताया कि लेबल लगा रहता है कैंसर का, फिर भी उसको लोग सेवन करते हैं। टोबैको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बीड़ी, सिगरेट हैं, गुटखा है, सभी में लेबल लगा रहता है। उसके बावजूद भी उसको यूज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी है। जानकारी तो सभी को है, बट उतनी मतलब अवेयरनेस नहीं है कि इसको हम लेंगे तो। और ऐसा है कि इसमें टोबैको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर ही होगा। इससे टोबैको से बहुत सारी और दिल की बीमारी है, नस की बीमारी है, ब्रेन रिलेटेड जैसे पैरालिसिस भी हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियों के घेरे में वो आ सकते हैं। तो इसके लिए हमको अवेयरनेस ही करना पड़ेगा, और अवेयर करके ही हम उनको इस चीज़ को अच्छे से बता सकते हैं। ओरल कैंसर की क्योंकि अभी बात हो रही है सर, तो ओरल कैंसर के कितने फिर स्टेज होते हैं, और बहुत प्रायर बेसिक स्टेज की अगर बात करें तो लोग उसे कैसे समझ सकते हैं कि ये ओरल कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है? क्या कुछ उसके सिम्टम होते हैं? ओरल कैंसर के हम लक्षण देखें तो मुंह के अंदर कुछ भी जैसे छाले हो गए, या घाव हो गया जो बढ़ते जा रहा है, या हमारा कोई दांत है जो अचानक से ढीला हो गया और उसके साथ ही साथ उसके जड़ में घाव जैसा कुछ दिख रहा है, या ब्लीडिंग आ रहा है वहाँ से। ऐसा सेम टू सेम अगर जीभ में भी आपको महसूस हो रहा है कि कोई घाव है या ग्रोथ है जो बढ़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। कई बार छोटा मोटा घाव होता है, छाले होते हैं जो हफ्ते दिन में 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर आपका कोई घाव ठीक ही नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है, उसके साथ ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो ये सब लक्षण है जिससे हमको तुरंत से तुरंत उसका चेकअप करा के उसका इलाज कराना चाहिए। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट में जो पेशेंट है उनका व्हील पावर, ट्रीटमेंट तो ठीक है कि वो आप करते ही हैं, लेकिन व्हील पावर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मायने रखती है कि आदमी जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी जल्दी इन सारी चीज़ों को फेस करता है। क्या लगता है आपको, जैसे स्टेजेस के थ्रू आप ट्रीटमेंट जो कैंसर की करते हैं, तो पेशेंट का व्हील पावर कितना मायने रखता है और वो कैसे क्योर कर सकते हैं उस बेसिस पर? विल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम देखते हैं कि कई बार जवान लोग भी जो जवान रहते हैं और जिनको कैंसर होता है, उनमें विल पावर नहीं होता, तो कई बार वो इलाज से भाग जाते हैं। और इलाज से भागते हैं, फिर वो कुछ महीनों बाद उनका बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है या तो फैल जाता है। और उनके कंपैरिजन में कुछ बुजुर्ग भी रहते हैं जिनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग रहता है, और वो आराम से अपना इलाज, थोड़ी बहुत तकलीफ तो सबको होती है, बट इलाज को अपने विल पावर से कंटिन्यू करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, और वो ठीक भी होते हैं। विल पावर में हम ये भी बोल सकते हैं कि फैमिली और जो सोशल ग्रुप है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, आसपास के रिलेटिव हैं, इनका भी बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। अगर वो इमोशनली सपोर्ट करें पेशेंट को, तो पेशेंट का विल पावर भी बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी आएगा पेशेंट को। तो रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल का रोल भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिल्कुल, तो व्हील पावर की बात हो रही है और रिकवरी रेट की भी बात हो रही है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने बात की थी कि ये बच्चों को भी होता है, बड़े बुजुर्गों को भी होता है। तो अगर इस कैटेगराइज करके अगर हम देखें तो क्या लगता है, क्या इस पर ये जवाब दिया जा सकता है कि बच्चे जल्दी रिकवर कर लेते हैं, या महिलाएं कर लेते हैं, या पुरुष कर लेते हैं, या कोई इसका क्राइटेरिया नहीं होता? क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें सबसे पहले तो कैंसर का टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रकार का कैंसर है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि बच्चों में रिकवरी पावर थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में रहते हैं, तो उनके जो सेल्स रहते हैं वो थोड़े एक्टिव रहते हैं कंपेयर टू ओल्ड एज या जवान। अगर जवान लोगों से हम कंपेयर करें या बुजुर्गों से कंपेयर करें, तो बच्चों का जो सेल रहता है उसमें ग्रोइंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो रिकवर भी वो जल्दी करते हैं। बट ये सब एक कैंसर के टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर हुआ है उनको। कई बार कोई कैंसर खतरनाक रहता है, कोई कम खतरनाक रहता है, तो इसके ऊपर भी निर्भर करता है। हम्म। वैसे तो आपने कुछ देर पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा शेयर किया सर, कि आपने बताया कि 14 लाख केसेस लगातार हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इन सभी में अगर पर्टिकुलर अगर कैंसर के टाइप पर अगर गौर करें तो क्या लगता है कौन से कैंसर बहुत तेज़ी से आजकल उभर रहे हैं और आम तौर पर सभी में वो देखने को मिल रहे हैं? अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जैसे लंग कैंसर है, ओरल कैविटी का कैंसर है, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, हाँ, ये कॉमन है। अगर महिलाओं की बात करें तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, बच्चादानी का कैंसर कॉमन है, लंग कैंसर उनमें भी होता है, वो भी कॉमन है। अगर हम मेल फीमेल इन कैंसर के अलावा अगर मेल फीमेल में देखें तो दोनों में जीआईटी मतलब पेट से संबंधित जो कैंसर हैं, ये दोनों में फिर चौथे पाँचवें नंबर पर आते हैं।
NHMMI हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स के लिए क्या कुछ और कैसे इलाज की व्यवस्थाएं हैं और कैसा ट्रीटमेंट उन्हें यहाँ पे मिलता है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स के लिए? हमारे पास NHMMI हॉस्पिटल में कैंसर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, हम लोग रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन थेरेपी भी हम लोग करते हैं। उसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली पेन एंड पैलिएटिव के डॉक्टर भी हमारे साथ हमारी टीम में जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे सपोर्टिव टीम भी रहते हैं जो पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, उनका मोरल सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल, यही मॉरल सपोर्ट की कुछ देर पहले भी बात हो रही थी कि पेशेंट का व्हील पावर का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही वजह होती है कि इसी के बेसिस पर फिर वो आगे ट्रीटमेंट के लिए भी वो हेल्प कर पाते हैं डॉक्टर्स के लिए। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या कुछ और कैसे ट्रीटमेंट है ये तो हमने आपसे जाना है, लेकिन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है, ये हम आपसे समझ लेते हैं। रेडिएशन थेरेपी में जो हमारे पास फैसिलिटी है और जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हम IGRT जैसे जो इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं, वो लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है, वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी गेटिंग टेक्नोलॉजी होती है जो स्तन के कैंसर, लंग के कैंसर के पेशेंट में यूज़ होता है, वो हमारे पास उपलब्ध है। क्योंकि आप जितना टारगेटेड और मिनिमल थेरेपी रखेंगे पेशेंट को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसका साइड इफ़ेक्ट कम से कम होगा। इसके अलावा हमारे पास ब्रेकीथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे हम जहाँ पे जिस अंग में पेशेंट के कैंसर रहता है वहीं पे हम रेडिएशन सोर्स को डिप्लॉय करके वहीं पे रेडिएशन की थेरेपी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के दूसरे अंग हैं, और कैसे आप इसे देखते हैं? प्रिवेंशन में हम देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कैंसर से बचने के लिए। इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई भी नशा ना करें। टोबैको रिलेटेड नशा है, अल्कोहल है, इसको हम बंद कर सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है जो टोबैको लेते रहता है पेशेंट, उनको तुरंत से आप स्टॉप करने बोलो तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, बहुत सारे काउंसलिंग भी होती हैं, तो उसका आप लोग लाभ ले सकते हो। अगर आप लोग नहीं छोड़ पा रहे हो तो ड्रग्स और काउंसलिंग की मदद से आप लोग उसको छोड़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा हमको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, कम से कम जंक फूड और फास्ट फूड कम से कम खाएं या ना खाएं तो बेहतर होगा। और जो हम इसमें एक है प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीनेशन का, जैसे अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट से भी गाइडलाइंस आए हैं कि 9 से लेकर 26 साल की महिलाओं को बच्चादानी कैंसर का एक वैक्सीन लगता है, HPV वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीन है। तो 9 साल होते ही हर बच्चियों को हमको जो भी हमारे फैमिली में है, आस पड़ोस में है, उनको बोलना चाहिए कि ये वैक्सीन ज़रूर लें, जिससे उनको आगे जाके इसका खतरा ना हो। चलिए बिल्कुल, तो प्रिवेंशन के तौर पर क्या किया जा सकता है और क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, ये तो डॉक्टर ने हमें बताया है और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी एक खास जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपके घर में भी महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं या आसपास के फैमिली मेम्बर्स में कोई हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाने में अपनी मदद भी दे सकते हैं, अपना सहयोग भी दे सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ में जुड़े इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को आपने कैंसर के बारे में और उससे बचाव के बारे में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। धन्यवाद आपको। तो आज हेल्थ इज़ वेल्थ के इस खास कार्यक्रम में हमने कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारियां डॉक्टर राजेंद्र जी से ली है और उन्होंने बताया है कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आखिर में यही एक बात निकलकर सामने आई कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डर की वजह से या लापरवाही की वजह से कैंसर को आप नज़रअंदाज ना करें। यही वजह होती है कि आप समय रहते डॉक्टर से, नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनकी सलाह लें और इसी के बाद आप खुद को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नई जगह, एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ, एक नए हेल्थ अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।